नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं एमपीएचजेएस एग्जाम और एमपीसीसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स जो कि अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मित्रों, इसके पहले जो है हमारी 2 वीडियोस इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स पर पब्लिश हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन है वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भारत के संविधान से संबंधित 5 लीडिंग जजमेंट्स को यहां देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, आज का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट जजमेंट है भारत संघ वर्सेस मूलचंद खेराती राम ट्रस्ट। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जुलाई 2018 को अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मित्रों, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डायरेक्शंस दिए सबसे पहले हम उनको देखेंगे। इसके बाद इसके कुछ फैक्ट्स भी आपको बताएंगे जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, धर्मार्थ सेवा संस्था मतलब ऐसी संस्थाएं जो कि धर्मार्थ के लिए गठित की गई हैं, न्यास के रूप में गठित न्यास के तहत चलाए जा रहे हॉस्पिटल मतलब ऐसी संस्थाएं जो कि धर्मार्थ के लिए हॉस्पिटल चलाती हैं, जिन्हें सरकार से कम या सस्ते दर पर भूमि प्रदान हुई है, मतलब इन ट्रस्टों को सरकार ने कम कीमत पर या रियायती दरों पर भूमि प्रदान की है, वे समाज के निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराएं। सरकार उन पर यह शर्त अधिरोपित कर सकती है एवं आदेश दे सकती है। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे ट्रस्ट जो कि धर्मार्थ के लिए गठित किए गए और उन्होंने जो है सरकार से रियायती दरों पर कुछ कम कीमत पर भूमि को सरकार से लिया है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार जो है उनके ऊपर यह शर्त अधिरोपित कर सकती है या आदेश दे सकती है कि वह जो अस्पताल है वह समाज के जो निर्धन व्यक्ति हैं इनको जो है निशुल्क उपचार प्रदान करें। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे आदेश से संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अधीन हॉस्पिटल के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। मतलब कि इस केस में जो खेराती मूलचंद राम ट्रस्ट था, इसने यह कहते हुए याचिका लगाई थी कि सरकार का यह आदेश जो कि यह कहता है कि निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क उपचार प्रदान कीजिए, यह उनके संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के तहत जो मूल अधिकार उनको प्रदान है उसका उल्लंघन करता है। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा आदेश, सरकार का ऐसा कोई भी आदेश जो है ऐसा कोई उल्लंघन नहीं करता है। ऐसे शर्त को प्रशासनिक आदेश के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 19(6) मतलब जो संविधान के आर्टिकल 19 के 6 क्लॉज में जो अलग से व्यवस्था दी गई है, अपवादी व्यवस्था दी गई है, उसके तहत के अधीन विधि निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है कि 19(6) के तहत वह अपवादिक स्थिति में आए। यहां पर जो है सरकार चाहे तो एक आदेश के द्वारा भी ऐसा निर्देश दे सकती है, आदेश दे सकती है। तो इस केस में जो है इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट करा। अब यहां पर इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट ऐसे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल जस्टिस बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2007 का एक निर्णय दिया, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जितनी भी खैराती अस्पताल या खैराती अस्पताल हैं, ट्रस्ट हैं, जिन्हें सरकार से जो है कम रियायती दरों पर जो भी भूमियां मिली हैं, तो ऐसी कंडीशन में वह जो है सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं या जो है गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को निशुल्क उपचार प्रदान कराएं। तो इस आदेश के प्रवर्तन में दिल्ली के अधिकारी ने इन अस्पतालों को, जिसमें से मूलचंद खेराती राम ट्रस्ट का जो अस्पताल था यह भी इसमें शामिल था, उनको यह आदेश दिया कि वह जो है निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ऐसी कंडीशन में यह मूलचंद खेराती राम ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, और ऐसी कंडीशन में यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को यह कहते हुए डिसाइड किया। तो मित्रों, यह केस जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट केस है।
अब इसके बाद जो हमारा अगला केस है महेंद्र चावला वर्सेस भारत संघ और अन्य, जो कि 5 दिसंबर 2018 को डिसाइड किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कुछ एनजीओ ने या कुछ लोगों ने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक याचिका दायर करी और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्देश मांगे या निर्देश चाहे कि वह जो है ऐसे व्यक्ति जो कि क्या है साक्षियों की सुरक्षा, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो साक्षी हैं, जो किसी ना किसी मामले में विटनेस के रूप में न्यायालय में हाजिर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है कुछ दिशा निर्देश जारी करें। अब इस केस में जो है क्या दिशा निर्देश जारी किए गए जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साक्षियों की सुरक्षा एवं संरक्षण जो न्याय प्रशासन एवं सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, इस हेतु कोई कानून देश में नहीं है। मतलब इसके लिए अभी तक देश में कोई कानून नहीं है, इसीलिए गृह मंत्रालय द्वारा, मतलब गृह मंत्रालय ने एक आदेश, एक योजना बनाई थी। गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का संरक्षण योजना 2018, मतलब गृह मंत्रालय ने साक्षियों का संरक्षण योजना 2018 बनाई। इसको जो है स्वीकार किया, न्यायालय ने कहा कि हम इसको स्वीकार करते हैं। और इसी के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 141 सेक्शन आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142 के अधीन देश की विधि होगी, मतलब यह भारत का कानून होगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक विधायिका इस विषय पर कानून नहीं बना लेती। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो योजना थी गृह मंत्रालय की, इस योजना को जो है स्वीकार करते हुए इसको भारत का कानून माना और इसको भारत के कानून की तरह लागू कर दिया जब तक कि विधायिका जो है संसद या राज्य विधानसभाएं जो है इस पर कानून नहीं बनाती है, तब तक ये योजना जो है कानून के रूप में लागू होगी। तो ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला केस है यह भी अपने आप में एक बहुत ही लीडिंग जजमेंट रहा। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ सचिव विधि एवं न्याय मंत्रालय। यह केस जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर 2018 को डिसाइड किया, मतलब 6/9/2018 को इस केस को डिसाइड किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, नवतेज सिंह जौहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब इस केस में सबसे पहले देखेंगे क्या कहा गया, फिर उसके बारे में आपको थोड़े से फैक्ट्स भी बतलाएंगे। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एलजीबीटी समुदाय के व्यक्ति, अब एलजीबीटी क्या होते हैं, देखिए एल से यहां पर जो है लिस्बन्स को माना जाता है, जी फॉर गे, बी फॉर बायोसेक्सुअल्स और टी फॉर ट्रांसजेस्टर्स। मतलब कि ऐसे लोग जो कि एलजीबीटी के समुदाय के व्यक्ति हैं, व्यक्ति भी उसी प्रकार संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति। मतलब इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले डायरेक्शन दिया कि जो एलजीबीटी के समुदाय के जो व्यक्ति हैं वह भारत के मूल अधिकारों को उसी प्रकार से धारण करते हैं या उसी प्रकार से अधिकार रखते हैं जिस प्रकार से एक सामान्य नागरिक भारत का रखता है, वही अधिकार इनको भी प्राप्त हैं। अब इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और क्या कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 जो कि अननेचुरल ऑफेंस को या अननेचुरल एक्ट को जो है ऑफेंस डिक्लेयर करता है, एलजीबीटी समुदाय के संविधान के आर्टिकल 14 और 19(1)(a) के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को उल्लंघन करते हुए करते हैं। यह कहा कि ऐसे आर्टिकल सेक्शन 377 जो आईपीसी का है, जो कि अननेचुरल सेक्स को या अननेचुरल उनको ऑफेंस बनाता है, तो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 377 है आईपीसी का, ये सेक्शन जो है एलजीबीटी समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका हनन करता है। ऐसे अधिकार जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ऐसे समुदायों को दिए गए हैं, इन अधिकारों का हनन करता है। इसीलिए इस समुदाय के वर्गों के लोगों के लिए आर्टिकल सेक्शन 377 के अंतर्गत जो निर्बंधन है वह एलजीबीटी के समुदाय के सदस्यों के अधिकारों तक क्या किए जाते हैं, असंवैधानिक घोषित किए जाते हैं। मतलब इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की सेक्शन 377 को
एलजीबीटी समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों तक क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया कि भाई ये जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है एलजीबीटी के समुदाय के, तो उस सीमा तक इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया। लेकिन आगे यह भी कहा कि अन्य मामलों में, मतलब एलजीबीटी से अन्य कोई मामले हैं, उन मामलों में धारा 377 सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी अपने प्रावधानों के विस्तार तक संवैधानिक है। मतलब कि आप समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो है आईपीसी के सेक्शन 377 का वायलेशन करता है तो ऐसी कंडीशन में यह सेक्शन एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर वह एलजीबीटी के समुदाय के अधिकारों से संबंधित है तो यह सेक्शन जो है असंवैधानिक मानी जाएगी। तो यहां पर जो है यह 3 केस हमने देखे। अब हम देखते हैं हमारे अगले केसेस। मित्रों, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है जोसेफ सिने वर्सेस भारत संघ। इस केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2018 को डिसाइड किया और इस केस को जिस बेंच ने डिसाइड किया उसकी अध्यक्षता कर रहे थे तत्कालीन चीफ जस्टिस श्री दीपक मिश्रा जी। तो ये केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया इस केस में, देखते हैं। इस केस में कहा गया आईपीसी की धारा 497 जो कि एडल्ट्री को, जार कर्म को एक अपराध घोषित करती है, इसी के साथ साथ दंडनीय बनाती है, महिलाओं के सैद्धांतिक समानता के अधिकार एवं गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है और मनमानी पूर्ण बर्ताव भी करती है। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आईपीसी की सेक्शन 497 जो है महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। यह जो है महिलाओं के जो सैद्धांतिक समानता के अधिकार है उनका उल्लंघन करती है तथा गरिमा के साथ जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। जो महिलाओं को आर्टिकल 21 में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है उसका भी यह सेक्शन वायलेशन करती है। इसी के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की सेक्शन 497 इसीलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 का उल्लंघन करती है तथा आईपीसी की सेक्शन 497 और सीआरपीसी की सेक्शन 198, ध्यान दीजिएगा, सीआरपीसी की सेक्शन 198 जो है एडल्ट्री के ऑफेंस के लिए जो है प्रोसेस को बताती है, प्रक्रिया को बताती है, प्रोसीजर को बताती है। जहां तक वह जारता से संबंधित है, असंवैधानिक है, निरस्त की जाती है। तो इस केस में इन सेक्शंस को, सेक्शन 497 को जो है आईपीसी की सेक्शन 497 को कंप्लीटली असंवैधानिक घोषित किया गया, निरस्त किया गया। और इसी के साथ साथ जो सीआरपीसी की सेक्शन 198 है, इस सेक्शन को जहां तक कि यह सेक्शन जारता से संबंधित है वहां तक जो है इसे असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया गया। इसी के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में यह भी कहा कि जारता को एक अपराध के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता, किंतु यह विवाह विच्छेद अर्थात डाइवोर्स, यह विवाह विच्छेद का एक आधार माना जा सकता है। मतलब कि जो एडल्ट्री है यह डाइवोर्स का आधार तो माना जा सकता है लेकिन इसको जो है अपराध नहीं माना जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में इस केस में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्शन 497 को जो है असंवैधानिक घोषित किया। इस सेक्शन के अंतर्गत जो है महिला को एक वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाता था, पति की संपत्ति माना जाता था, जहां पर कि महिला की सम्मति होने के बाद भी या महिला उस अपराध में एक पार्टिसिपेंट होने के बाद भी ना तो महिला उस केस में अपराधी होती है और ना ही महिला जो है विक्टिम है। और ऐसी कंडीशन में केवल और केवल पति जो है ऐसे अपराधों में पीड़ित माना जाता था। तो यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सेक्शन जो है असंवैधानिक है, यह महिला को गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है तथा सैद्धांतिक जो समानता के अधिकार महिलाओं को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा उनका भी वायलेशन करती है, उल्लंघन करती है। तो यहां पर जो है यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा अगला केस इंपॉर्टेंट है यह है राम बाबू सिंह ठाकुर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। 13 फरवरी 2020 13 फेब 2020 को इस केस को डिसाइड किया गया। लेटेस्ट करंट जजमेंट है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा एंड अदर्स। यह केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस केस में कहा गया
संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों का पहुंचना चिंताजनक है तथा दिशा निर्देश जारी किए गए। एक्चुअल में संसद में जो 2004 में 24% जो सांसद थे यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले गए। इसके बाद 2009 में जो है 30% सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे। इसके बाद 2014 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद जो है 34% पहुंचे। इसके बाद जो है एक पिटीशन न्यायालय में लगी जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य वर्सेस भारत संघ। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ऐसे व्यक्तियों को जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं उनको जो संसद में ना पहुंच पाए इसके लिए जो है एक स्कीम बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए तथा राज्य सरकार को तथा चुनाव आयोग को जो है दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन उसके दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद भी इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन के केस में दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद भी 2019 में 43% जो सांसद थे वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद जो है सांसद में पहुंचे। तो इस पे जो है हमारी जो उच्चतम न्यायालय है उसने चिंताजनक अपनी चिंता जाहिर की और जो है निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देश जारी किए कि वही जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी जो है राजनीतिक पार्टीज हैं उनको डायरेक्शन दे कि वह अपनी वेबसाइट पर क्या करे कि जितने प्रत्याशी इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, जिनको टिकट दिए जा रहे हैं, तो उनके संबंध में जानकारी पब्लिश करे। अगर किसी प्रत्याशी के ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा है तो उसकी प्रकृति, वह अपराध कैसा है, कब घटित हुआ, किस स्टेज पर न्यायालय में है, इन सब की जानकारी पब्लिश करने के लिए जो है दिशा निर्देश जारी करे। इसी के साथ साथ अगर कोई पार्टी ऐसे निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसके संबंध में जो है वह न्यायालय के आदेश की अवमानना, न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रकरण चला सकता है, कार्रवाई कर सकता है। तो यहां पर जो है यह केस भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जो कि संसद में जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद पहुंच जाते हैं उनको रोकने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है इस केस में दिशा निर्देश जारी किए गए। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 5 लीडिंग जजमेंट जो कि 2018 और 2020 में डिसाइड किए गए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वह सारे आज हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी दबाइए कि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।